हेलो एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है रियल टाइम पीसीआर आरटीपीसीआर। रियल टाइम पीसीआर कह सकते हैं, क्यूपीसीआर कह सकते हैं, आरटीपीसीआर कह सकते हैं, क्वांटिटेटिव पीसीआर कह सकते हैं। ये एक पीसीआर की ही टेक्निक है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं डीएनए और सीडीएनए को। डीएनए सीडीएनए को एम्पलीफाई भी करते हैं और साथ के साथ क्वांटिफाई भी करते हैं, इसलिए इसको रियल टाइम पीसीआर कहा जाता है या क्यूपीसीआर कहा जाता है। जनरल प्रिंसिपल पीसीआर पे ही ये बेस्ड। अगर हम बात करें नॉर्मल पीसीआर की, तो नॉर्मल पीसीआर में हमें पता है रिएक्शन मिक्सचर होता है, जिसके अंदर हमारा टेम्पलेट होता है, डीएनए टेम्पलेट। हमारे पास दो प्राइमर होते हैं, फॉरवर्ड प्राइमर, रिवर्स प्राइमर। हमारे पास टैग पॉलीमरेज एंजाइम होता है, डीएनटीपीज होते हैं, मैग्नीशियम आयन होता है और बफर होता है। इन सबको हम ट्यूब में डालते हैं, पीसीआर ट्यूब में, और हम थर्मल साइक्लर में या पीसीआर मशीन में डाल देते हैं। वहाँ पे आपकी पीसीआर प्रोसेस चलती है। 3 स्टेप होते हैं आपके पीसीआर में। डीनेचुरेशन, जिसका टेम्परेचर 95 to 110 सेल्सियस तक जाता है। सेकंड आपका एनिलिंग प्रोसेस होता है, जहाँ पे टेम्परेचर लोअर डाउन हो जाता है 52 to 57 डिग्री सेल्सियस। थर्ड जो है वो एक्सटेंशन होता है, जहाँ पे टेम्परेचर फिर से बढ़ जाता है 70 to 75 डिग्री सेल्सियस। बेसिक प्रोसेस आपने मेरे पिछले पीसीआर लेक्चर में देखी होगी, फिर भी हम छोटी सी हल्की सी बात कर लेते हैं। ये आपके पास पीसीआर के कंपोनेंट हैं। आपने पीसीआर ट्यूब में डाले, पीसीआर ट्यूब से आपने थर्मल साइक्लर में डाले और पीसीआर साइकिल रन होनी स्टार्ट हो जाती है। जब डीनेचुरेशन होता है तो टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं 2 स्ट्रैंड्स के बीच में, वो कट हो जाते हैं और डबल स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड में चेंज हो जाते हैं। अब उसके बाद टेम्परेचर को डाउन किया जाता है ताकि आपके फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर अटैच हो जाए। प्राइमर्स अटैच होने के बाद में एक्सटेंशन प्रोसेस आती है, जहाँ पे आपका टैग पॉलीमरेज एंजाइम वर्क करता है। वो डीएनटीपीज को लेता है सॉल्यूशन में से और आपकी स्ट्रैंड कंप्लीट कर देता है। ऐसे करके आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद दोबारा से प्रोसेस सेम वही चलता है, डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन, और आपकी सेकंड साइकिल चलनी स्टार्ट हो जाती है। इसमें आपकी एक पेरेंट स्ट्रैंड होती है, एक डॉटर स्ट्रैंड होती है, उससे आपकी फर्दर प्रोसेस आगे बढ़ती है। ये ग्राफ देख रहे हैं, इसमें आपके पास डीएनए टेम्पलेट प्रेजेंट है, डबल स्ट्रैंडेड। जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हो गया, दोनों स्ट्रैंड जो है वो आपकी अलग हो गई। उसके बाद जब आपने प्राइमर एनिल किया तो आपने टेम्परेचर को हल्का सा डाउन कर दिया। एक्सटेंशन के लिए आपने फिर से टेम्परेचर को बढ़ा दिया और यही प्रोसेस बार बार चलती है। रियल रिएक्शन मिक्सचर, अगर हम क्वांटिटेटिव पीसीआर की बात करें तो यहाँ पे क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पे सिर्फ पीसीआर का रिएक्शन मिक्सचर तो सेम होता है। यहाँ पे हम ऐड करते हैं सिर्फ प्रोब या डाई, ये एक्स्ट्रा में ऐड होता है क्यूपीसीआर में। प्रोब में आप टैगमैन प्रोब यूज़ कर सकते हैं, मोलिकुलर बीकन्स यूज़ कर सकते हैं। डाई में आप साइबर ग्रीन डाई यूज़ कर सकते हैं। अब इनके बारे में बात, साइबर ग्रीन जो डाई है वो यूज़ की जाती है क्वांटिफिकेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। ये आपके जो डीएनए का, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का जो माइनर ग्रुव है वहाँ पे जाके बाइंड होती है, और ये आल्सो हेल्प करती है, हम यूज़ कर सकते हैं डीएनए विजुअलाइजेशन के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। ये क्या होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है, जहाँ भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलेगा अटैच हो जाती है, ठीक है। और डाई क्या करती है, कलर देती है अटैच होने के बाद। एडवांटेजेस है, लो कॉस्ट है, ठीक है, और हमें फ्लोरेसेंट प्रोब्स की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, लेस स्पेसिफिक है, प्रेफर करती है जीसी रिच सीक्वेंस बाइंडिंग में, और नॉट पॉसिबल टू मल्टीप्लेक्स मल्टीपल जीन टारगेट्स। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो आपकी रिएक्शन ट्यूब है उसमें आपकी डाई भी प्रेजेंट है, आपकी डीनेचुरेशन हो चुका है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है, प्राइमर अटैच हो गया है, एनलिंग हो चुकी है। एनलिंग के बाद जब आपका एक्सटेंशन प्रोसेस चलेगा, जब टैग पॉलीमरेज एंजाइम काम करेगा, वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाएगा, तो क्या होगा, जो डाई है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के पास अटैच हो जाएगी और कलर देगी। अगार में आपको ये दिख रहे हैं, इन अगार डाई कैप्सूल में आपको ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है, ये साइबर ग्रीन का है। अब हम बात करते हैं टैगमैन प्रोब की। डबल डाई ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, या हम कह सकते हैं डुअल लेबल प्रोब है ये, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोब होते हैं, कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रोब दैट इज़ कम्प्लीमेंट्री टू वन ऑफ द एम्प्लीकॉन। मतलब ये जो प्रोब्स है ये कम्प्लीमेंट्री होती है, हमारी जो भी पीसीआर की एक जो एम्प्लीकॉन स्ट्रैंड होगी उसकी कम्प्लीमेंट्री होंगी। अगर हम बात करें टैगमैन के 3 एलिमेंट्स की, कि जो टैगमैन प्रोब है वो किन किन 3 एलिमेंट से बना है, तो जो सबसे पहला एलिमेंट है वो है फ्लोरोफोन, शॉर्ट वेवलेंथ फ्लोरोफोन। टैगमैन प्रोब के एक एंड पे अटैच होता है, 5' पे अटैच होता है बेसिकली। उसके बाद एक इसके पास होती है सीक्वेंस स्पेसिफिक फॉर टारगेट डीएनए। जो टारगेट डीएनए है, एम्प्लीकॉन स्ट्रैंड है, उसके सीक्वेंस स्पेसिफिक
सीक्वेंस प्रेजेंट होती है उसके स्पेसिफिक, और जो थर्ड डैश एंड होता है टैगमैन प्रोब का, वहाँ पे क्वेंचर मॉलिक्यूल अटैच होता है। बेसिकली होता क्या है, जो आपका टैगमैन प्रोब है उसमें ये 3 एलिमेंट्स हैं। अगर ये पास में रहते हैं, इनके पास डिस्टेंस कम होता है, प्रोब मॉलिक्यूल अगर बिल्कुल पास में अटैच हैं, डिस्टेंस कम है, तो क्या होगा, कोई फ्लोरोसेंट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल इज़ लेस। ओके, अगर फ्लोरोसेंस देता भी है ये मॉलिक्यूल, आपका जो फ्लोरोफोल है, अगर ये फ्लोरोसेंस देता भी है तो जो क्विंचर मॉलिक्यूल है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी वजह से कोई भी फ्लोरोसेंस जो है वो रिएक्शन मिक्सचर में नहीं दिखती है। ठीक है, अब जब ये अलग हो जाएंगे रिएक्शन मिक्सचर में, जब ये अलग हो जाएंगे तब आपको फ्लोरोसेंस दिखेंगे। अगर ये साथ में रहेंगी तो फ्लोरोसेंस नहीं दिखेगी, क्योंकि क्विंचर मॉलिक्यूल उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इसलिए फ्लोरोसेंस के लिए हमें फ्लोरोफोर को क्विंचर से अलग करना पड़ेगा। ठीक है, ये हम आगे बात करते हैं। बेसिक में बता देती हूँ, जब रिएक्शन चल रही होती है तो जो आपका एक्सटेंशन स्टेप होता है, टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो है उसके पास 5 to 3 डेज एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। वो क्या करता है, जब उसके रास्ते में आपके पास ये टैगमैन प्रोब आता है तो उसको कट कर देता है। कट करने के बाद जो फ्लोरोफोर मॉलिक्यूल है वो सेपरेट हो जाता है टैगमैन प्रोब से। सेपरेट होने के बाद वो फ्लोरोसेंस देता है और वो हमें डिटेक्ट हो जाती है। मोर हम आगे बात करते हैं। यूजेस की बात करें तो डीएनए क्वांटिफिकेशन में हेल्प करता है, म्यूटेशन डिटेक्शन में हेल्प कर रहा है, जीन एक्सप्रेशन में हेल्प कर रहा है, मल्टीप्लेक्स में मल्टीपल उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, और डार्क क्विंचर्स जो हैं वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं एमिटेड लाइट को। मोलिकुलर बीकन्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। मोलिकुलर बीकन्स आर ओलिगोन्यूक्लियोटाइड हाइब्रिडाइजेशन प्रोब्स हैं। ये रिपोर्ट द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक न्यूक्लिक एसिड, स्पेसिफिक न्यूक्लिक एसिड की प्रेजेंस को रिपोर्ट करते हैं होमोजेनियस सॉल्यूशन में। हेयर पिन शेप स्ट्रक्चर के होते हैं। इनकी जो फ्लोरोसेंस है वो रिस्टोर सकती है अगर ये बाइंड हो जाते हैं न्यूक्लिक एसिड, टारगेट न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस से। इनकी एप्लीकेशंस की बात करें हम मॉलिक्यूलर बीकन्स की, तो एसएनपी डिटेक्शन में हेल्प करते हैं, रियल टाइम पीसीआर क्वांटिफिकेशन में हेल्प करते हैं, एलिलिक डिस्क्रिमिनेशन और आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं, और मल्टीप्लेक्स पीसीआर एसेज में। अगर टैगमैन और साइबर ग्रीन के बीच में हम बात करें दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की, तो टैगमैन प्रोब के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, ये स्पेसिफिक होता है। ठीक है, मोस्ट एक्यूरेट है अगर आप क्वांटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और डिटेक्शन में हेल्प करता है, मल्टीप्लेक्स जीन की मल्टीप्लेक्सिंग में हेल्प करता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है इसका। अब हम बात करते हैं साइबर ग्रीन की। इसके एडवांटेजेस क्या है, लो कॉस्ट प्राइमर है, कोई फ्लोरोसेंट लेबल प्रोब की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि लेस स्पेसिफिक है और मल्टीपल जीन में टारगेट में यूज़ नहीं कर सकते। वर्क क्यूपीसीआर के प्रोटोकॉल वर्क फ्लो की बात करें तो जो वॉल प्रोसेस है वो 4 स्टेप्स पे डिवाइड होती है। सबसे पहले हमें सीडीएनए प्रिपेयर करना होता है, उसके बाद रिएक्शन मिक्सचर प्रिपेयर करना होता है, उसके बाद हमें पीसीआर को रन करना होता है, और लास्ट में हमें रिजल्ट्स को एनालिसिस करना। पहले सीडीएनए सैंपल प्रिपेयर करते हैं। सैंपल के लिए हमें बेसिकली क्या चाहिए होता है, एमआरएन। बेसिकली हम क्या करते हैं कि उस पीसीआर एसे में एमआरएनए क्वांटिफिकेशन करते हैं, जीन एक्सप्रेशन की स्टडीज़ करनी है, तो सबसे पहले हमें सीडीएनए टेम्पलेट चाहिए होता है। टारगेट एमआरएनए को जो स्टडी करना है, वो हम जिस टारगेट एमआरएनए को स्टडी करना है वो हमारा ट्रांसक्रिप्ट है। लेकिन ऐसे नहीं कर सकते ना डायरेक्ट एमआरएनए को हमें पहले क्या करना पड़ेगा, सीडीएनए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करेंगे, आरटी-पीसीआर करेंगे। कौन सी वाली, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर। यहाँ पे क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है वो एमआरएनए को सीडीएनए में कन्वर्ट कर देगा। नाउअडेज क्या हो रहा है, हाई क्वालिटी सीडीएनए एम्प्लीफिकेशन किट्स आ रही हैं, वो क्या रेडी टू यूज़ होती हैं। आपने डाला और आपको सीडीएनए मिल जाएगा। पीसीआर रिएक्शन प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे डीनेचुरेशन स्टेप हो रहा है, जो सेम वही 100 डिग्री तक आपका टेम्परेचर जाएगा, और जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वो सिंगल स्ट्रैंडेड में चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप टेम्परेचर को डाउन करेंगे और आपके प्राइमर्स अटैच हो जाएंगे। प्राइमर्स के साथ साथ क्या होगा, जो प्रोब है, मान लीजिए टैगमैन प्रोब यूज़ कर रहे हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। ठीक है, अटैच होने के बाद अब आपकी जो रिएक्शन साइकिल आगे चलेगी वो हम आगे बात। जब आपके प्राइमर्स अटैच हो गए हैं उसके बाद एंजाइम की बात आती है, तो टैग पॉलीमरेज एंजाइम अटैच हो जाएगा। अब जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ अटैच होगा उसके पास एक
स्पेसिफिक पावर होती है 5-3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो क्या करेगा, 5-3' डायरेक्शन में क्या करेगा, कट करेगा। ठीक है, तो जब वो प्रोसेस चल रही होगी, एक्सटेंशन हो रहा होगा, तो जब उसके रास्ते में प्रोब आएगा तो क्या करेगा, प्रोब को कट कर देगा। जब प्रोब को वो कट कर देगा तो क्या होगा, फ्लोरोफोर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। अब फ्लोरोफोर मॉलिक्यूल अलग हो गया है तो जो QPCR में जो आपका जो थर्मल साइक्लर है वो एक मॉडिफाइड होता है, उसके साथ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर अटैच होता है। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आती हैं, वो आपके सैंपल पे गिरती हैं और जो आपका सैंपल है, टारगेट है, वो फ्लोरोसेंट देता है। तो जब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब क्या होगा, जब फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल पर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस गिरेंगी तब वो क्या करेगा, शाइन करेगा और फ्लोरोसेंस देगा, क्योंकि अब वो क्विंचर से तो अलग हो गया है, तो अब वो क्या करेगा, शाइन देगा। और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर उस डाटा एनालिसिस में हमें हेल्प करेगा। अगर अब यहाँ पे हम बात करें नॉर्मल PCR और रियल टाइम PCR की, तो नॉर्मल PCR जब हम रन करते हैं फर्स्ट, तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले हम नॉर्मल PCR रन करते हैं, उसके बाद हम एनालाइज करने के लिए एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं कि एम्प्लीफिकेशन प्रॉपरली हुआ या नहीं हुआ। लेकिन रियल टाइम PCR में क्या होता है, वैन एम्प्लीफिकेशन जब चल रही होती है, सेम टाइम पे हम एनालिसिस भी कर सकते हैं कि प्रोसेस प्रॉपरली हो रहा है या नहीं, वेदर एम्प्लीफिकेशन इज़ गोइंग और नो। इसलिए हम इस टेक्निक को क्या कहते हैं, रियल टाइम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन और एनालिसिस दोनों सेम टाइम पे हो रहा है। एप्लीकेशंस की बात करें तो QPCR जीन एक्सप्रेशन में हेल्प करता है, DNA क्वांटिफिकेशन में, पैथोजन डिटेक्शन में, म्यूटेशन डिटेक्शन में और SNP डिटेक्शन में हेल्प करता है। अगर हम बात करें कि QPCR क्यों बेटर है और PCR में क्या क्या कमियां हैं, मतलब वर्सेस की बात करें तो PCR की कमियां हैं वो इसके फ़ायदे हैं। यहाँ पे PCR में क्या होता था, एंड पॉइंट डिटेक्शन में हमेशा प्रॉब्लम रहती थी, पुअर प्रिसिशन था, सेंसिटिविटी लो थी, नॉन ऑटोमेटेड था, और जो डिस्क्रिप्शन था ओनली वो साइज़ बेस्ड था कि साइज़ के बेसिस पे आप जब रन करेंगे बाद में तब होगा, और रिजल्ट्स आर नंबर के बेसिस पे एक्सपेक्ट नहीं होते थे। इसलिए हमें QPCR बेटर है एज़ कम्पेयर टू PCR। अब हम बात करते हैं डाई वर्सेस प्रोब की, कि ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, है ना, कि डाई और प्रोब के बारे में। तो फ्लोरेसेंट डाई के बारे में बात करते हैं। तो डाई में क्या हो रहा है, डाई में जब आपके पास डबल स्ट्रैंडेड DNA होगा तब डाई काम करेगी। तो जब हमने डीनेचुरेशन कर दिया है तो डाई का कोई यूज़ नहीं है। आपके प्राइमर्स अटैच होंगे, प्राइमर्स के बाद जब एंजाइम काम करेगा टैग पॉलीमरेज और वो डबल स्ट्रैंडेड DNA बनाएगा, तब जो आपकी जो डाई मॉलिक्यूल है वो डबल स्ट्रैंडेड DNA से अटैच होंगे और कलर देंगे, तब आपको आइडेंटिफाई होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लोरेसेंट देंगे। प्रोब में क्या हो रहा है, प्रोब प्रेजेंट है लेकिन जब तक वो क्विंचर मॉलिक्यूल के साथ प्रेजेंट है वो कोई फ्लोरेसेंट नहीं देगा। अब उसके बाद जब आपका जो एंजाइम है 5-3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, कट करेगा 5-3 डायरेक्शन में, तब वो क्या करेगा, जब उसके रास्ते में प्रोब आएगा तो वो फ्लोरोफोर मॉलिक्यूल को क्विंचर मॉलिक्यूल से सेपरेट कर देगा। अब जब ये सेपरेट हो जाएंगे उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आएंगी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से, और जो फ्लोरोफोर्स है वो फ्लोरेसेंट देगा और हमें डिटेक्ट हो जाए। यही बेसिक स्टेप है QPCR का। डीनेचुरेशन हो गई है, आपके प्राइमर्स एनील हो गए हैं, प्राइमर के साथ प्रोब भी एनील हो गया है, आप DNA पॉलीमरेज एंजाइम ने चलना स्टार्ट कर दिया है। अब वो जब वर्किंग कर रहा है, चल रहा है, तो वो क्या करेगा, आपके जो रिपोर्टर मॉलिक्यूल है, जो फ्लोरोफोर मॉलिक्यूल है, उसको रिलीज़ कर देगा क्विंचर मॉलिक्यूल से और आपको फ्लोरेसेंस डिटेक्शन हो। CT वैल्यू क्या होती है, तो CT वैल्यू जो है वो थ्रेशोल्ड लाइन होती है, एम्पलीफाई कर्व को क्रॉस करती है, पॉइंट एट विच क्रॉस इज CT वैल्यू। ठीक है, ये आपकी CT वैल्यू है। CT वैल्यू लेस भी हो सकती है, मोर भी हो सकती है, मच मोर भी होती है। ये कैसे होता है, यहाँ पे ये CT वैल्यू दिख रही है आपको, ठीक है, यहाँ पे CT वैल्यू लेस है, ये मोर है, ये उससे भी ज़्यादा है और ये उससे भी ज़्यादा है। ठीक है, तो जो फोर्थ वाला है उसमें जो CT वैल्यू है बहुत ज़्यादा है।
CT वैल्यू जो है वो इनिशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल अमाउंट ऑफ DNA और cDNA, ठीक है। या अगर हम इसके एग्जांपल लें तो हम बात कर सकते हैं, जैसे कोरोना के केस में ही बात कर सकते हैं। कोरोना के केस में जब कोरोना आया था तो जब हम चेकिंग कराने जाते थे सैंपल को तो कौन सा परफॉर्म करते थे, RT-PCR आपका ये QPCR ही परफॉर्म किया जाता था, ठीक है। यहाँ पे होता क्या था, अगर मान लीजिए लेस इन्फेक्शन है तो यहाँ पे लेस इन्फेक्शन है तो लेस DNA है ना, और पेशेंट की CT वैल्यू लेस होगी। अगर किसी पेशेंट की CT वैल्यू कम है, इसका मतलब क्या है कि उसका एम्प्लीफिकेशन जल्दी हो गया है। इसका मतलब क्या है कि cDNA और RNA जो है वो ज़्यादा डिटेक्ट हुआ है, ठीक है। अगर CT वैल्यू कम है, ठीक है, एम्प्लीफिकेशन मतलब जल्दी हो गया है, जल्दी हो गया है, इसका मतलब cDNA और इसकी जो cDNA और इनिशियल की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो हम इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए RT-PCR और रियल टाइम PCR का यूज़ करते थे। मैं फिर से बता देती हूँ कि कोरोना के केस में ऐसा यूज़ करते थे। मान लीजिए कि किसी की CT वैल्यू जो है वो कम आ रही है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, एम्प्लीफिकेशन उसका ज़्यादा हुआ है। एम्प्लीफिकेशन ज़्यादा हुआ है इसका मतलब क्या है, एम्प्लीफिकेशन जल्दी हुआ है ना। जल्दी हुआ का मतलब क्या है कि cDNA और RNA जो है वो ज़्यादा डिटेक्ट हुआ है, मतलब उसके अंदर इन्फेक्शन है, ठीक है। तो CT वैल्यू कम, इन्फेक्शन ज़्यादा, CT वैल्यू ज़्यादा, इन्फेक्शन कम। CT वैल्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ DNA ना। तो अगर CT वैल्यू ज़्यादा तो इन्फेक्शन कम, CT वैल्यू कम तो इन्फेक्शन ज़्यादा। आई होप आपको QPCR समझ आ गया होगा। थैंक यू।